मैं बहुत देर से बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज मुझे खुशी के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। वजह ही ऐसी थी कि मैं करती भी क्या। बाहर बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी हवा खाई जाए, जिससे मेरी खुशी दुगनी हो जाए। इसलिए मैं बाहर लॉन की तरफ निकल गई। सच में बाहर की हवा ने मेरे सुकून को दुगना कर दिया। मैं अपनी खुशी को ऐसा महसूस कर रही थी मानो मैं हवा में हूँ। समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैंने सोचा अब सोना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर तैयारियां भी करनी हैं। और वैसे भी अगर इतनी रात में पापा ने मुझे बाहर टहलते हुए देख लिया तो वो परेशान हो जाएंगे। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मैं अभी कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी को देखा हो। मैं अपने कदमों को वापस करते हुए पीछे आई और सोचने लगी कि सच में मैंने किसी को देखा था या ये मेरा कोई वहम है। क्या सच में अभी इधर से कोई गया है? मैं वापस आकर इधर उधर यहाँ वहाँ देखने लगी, पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मुझे लगा शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मेरे कदम जहाँ थे वहीं ठहर गए। ध्यान से सुनने पर मुझे समझ आया कि आवाज़ तो पापा के कमरे से आ रही है। शायद पापा जाग रहे हैं। मैं पापा के कमरे की ओर बढ़ने लगी और वहां जाकर मैंने कमरे के अंदर जो नज़ारा देखा, उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। अंदर मेरे पापा और मेरी मौसी ऐसी अवस्था में थे जैसे वो बरसों से तड़पे हों। उनकी ऐसी अवस्था देखकर मैं तो जैसे ठंडी ही पड़ गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी मौसी और मेरे पापा कभी इस तरह का कोई काम भी कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि मुझे वो सब नहीं देखना चाहिए था, पर जब अचानक से मैंने वो देखा तो मेरे शरीर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह जम गया। मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए था, पर मैं ऐसे सदमे में हुई कि वहाँ से हिल तक नहीं पाई। अचानक मुझे पसीना आना शुरू हो गया, पर अंदर कमरे में जो तूफान आया था वो बहुत ज़ोरों पर था। मेरे पापा और मेरी मौसी को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उन्हें कोई इस हाल में देख रहा है। वो दोनों एक चरम सुख को अनुभूत कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस वक्त मैं अपने अंदर एक गहरे दर्द को महसूस कर रही थी। वह दर्द जो विश्वास टूटने से होता है, वह दर्द जिसकी कल्पना कभी अपनों से नहीं की जा सकती। क्या आपका कोई अपना इस तरह कर सकता है? उन दोनों की उस तरह की आवाज़ों को अब सुनना मेरे बस के बाहर हो रहा था। मैं किसी तरह खुद को खींचकर वहाँ से अपने कमरे में ले आई। मैंने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। काफ़ी देर तक रोने के बाद जब मेरा मन कुछ हल्का हुआ तो मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे इन सब बातों को अपने मन से निकाल देना चाहिए। मैं अपने बिस्तर पर एक करवट होकर लेट गई और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तो पूरे घर में तैयारी हो रही थी। रात की बात को लेकर मेरा मन बहुत ज़्यादा अपसेट था। मैं करती भी तो क्या, मैं चाह कर भी कल रात की बात को अपने मन से नहीं हटा पा रही थी। मेरे दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी मेरी मौसी मेरे पास आईं और मुझे गले लगाकर बधाई देने लगीं। दरअसल आज मेरा जन्मदिन है। मैंने बेमन अपनी मौसी को गले लगाया। उन्हें देखकर तो मुझे घृणा हो रही थी। उसके बाद मेरे पापा वहाँ मेरे लिए
गिफ्ट लेकर आए। कल तक तो मुझे बहुत खुशी थी, पर आज मेरे पापा के लाए हुए गिफ्ट को देखकर मुझे कुछ खास खुशी नहीं हुई। मेरा चेहरा उतरा हुआ था। पापा ने मेरा बुझा हुआ चेहरा देखकर मुझसे पूछा, क्या हुआ सोनम, क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक? मैंने भी उन्हें बिना मन के पापा को जवाब दिया, कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द है। मेरा कहना हुआ कि पापा परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत मुझे एक दवा लाकर दी और कहा कि इसे खाकर आराम कर लो। मेरे नाना जी भी मेरे घर आए थे। वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए अब उनका बिजनेस मेरे पापा ही संभालते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सोनम मैथ्यू है। आज मेरा जन्मदिन है। मेरी मौसी मेरी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थीं और उनके गुजर जाने के बाद मेरी मौसी ने मेरी परवरिश की खातिर कभी शादी नहीं की। वो मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती थीं। उनके प्यार ने मुझे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। दोस्तों, आज के दिन को लेकर मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था, और एक्साइटमेंट इसलिए था क्योंकि मैं कॉलेज के समय से ही एक लड़के से प्यार करती थी और आज उस लड़के को अपने इस खुशी के मौके पर अपने घर वालों से मिलाना चाहती थी। मेरी बस एक ही तमन्ना थी कि जल्दी से मेरी शादी उस लड़के से हो जाए और मैं शादी के बंधन में बंध जाऊं। लेकिन कल रात मैंने जो कुछ भी देखा उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापा और मेरी मौसी कभी इस तरह का गंदा काम भी कर सकते हैं। मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि इस दुनिया में हर किसी की अपनी एक निजी ज़िंदगी होती है, अपनी कुछ चाहतें होती हैं। जैसे मेरी चाहत है कि मेरी शादी मेरे प्यार से हो जाए, मैं उसके साथ जीवन बिताऊं। उसी तरह पापा की भी बहुत सी इच्छाएं होंगी जो उन्होंने मेरी खुशी के लिए मार दी होंगी। पापा भी तो बहुत सालों से अकेले हैं और मौसी ने तो मेरे लिए शादी भी नहीं की। शायद इसीलिए अपनी इच्छाओं के चलते वो दोनों ये सब कर रहे हों। यही सोचकर मैं अपने मन को जैसे तैसे समझा लेती, पर जब मेरे मन में मेरी माँ का ख्याल आया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे तो मेरी मौसी और मेरे पापा का एहसान मानना चाहिए, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मेरे लिए अपने जीवन में इतना बड़ा त्याग किया। मेरी माँ तो मुझे बहुत समय पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई थीं। यही सब सोचते सोचते मैं तैयार हुई और मैंने तय किया कि मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी और तैयार होकर नाना जी के साथ अपनी दोनों कंपनियों में गई। वहाँ पर मैंने सभी को अपने जन्मदिन की खुशी में मिठाई बांटी। शाम को मेरे घर पर मेरे जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी थी। पार्टी में सभी लोग, मेरे सारे रिश्तेदार भी शामिल थे। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी, मैंने उसे भी पार्टी में बुलाया था। केक काटने के बाद जब सब कुछ अच्छे से निपट गया तो मैंने पापा से कहा, पापा, मैं आज आपसे एक स्पेशल गिफ्ट मांगना चाहती हूँ। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे प्यार से दुलारते हुए कहा, हाँ बेटी, तुम जो मांगो मैं वो तुम्हें ला कर दूंगा। मैंने उनसे कहा, मैं शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। विक्की भी उस पार्टी में आया था जिससे मैं प्यार करती थी। मैंने विक्की को पास बुलाकर अपने पापा से मिलवाया। मैंने पापा और बाकी घर वालों से विक्की के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैं और विक्की पहली बार कॉलेज में मिले थे। शुरू में हम लोग
बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। विक्की का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है। ये सुनकर पापा को बहुत गहरा धक्का लगा। मेरे पापा ने शांत रहकर मुझे सिर्फ एक जवाब दिया कि इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मैंने भी वक्त की नज़ाकत देखते हुए आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद विक्की अपने घर चला गया। जब पार्टी खत्म हुई तो मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी शादी के लिए कितने सपने सजा रखे हैं। मैंने सोचा था कि जब तुम 23 साल की हो जाओगी तब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा, लेकिन तुमने तो पहले ही अपने लिए अपना जीवन साथी ढूंढ रखा है। मेरे पापा यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा, विक्की तो हमारी हैसियत का भी नहीं है, कहाँ तुम और कहाँ वो। मेरा तो पापा को एक ही जवाब था, इसमें हैसियत की बात नहीं है। मैं उसे प्यार करती हूँ और उसके साथ खुश महसूस करती हूँ। शायद मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। वैसे भी प्यार में ऊंच नीच नहीं देखा जाता। वो जैसा भी है मुझे पसंद है और मुझे उसकी गरीबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पापा ने कहा कि मुझे समाज में निकलना पड़ता है। 4 लोग मुझसे ही मेरे दामाद के बारे में पूछेंगे। मेरे पापा आगे कुछ बोल पाते कि तभी मेरी मौसी ने उनकी बातों को काटते हुए कहा, अगर सोनम की खुशी उस लड़के के साथ है तो आपको ये रिश्ता स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरी मौसी के मुंह से मेरे पक्ष की बात सुनकर मैं हैरान थी। मुझे तो लगा था कि मौसी पापा का फेवर लेंगी, पर ये तो मेरा साथ दे रही थीं। मेरी मौसी की बात सुनकर मेरे नाना भी मेरे पक्ष में बोलने लगे। मेरे नाना के बोलने पर मेरे पापा खामोश हो गए और अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर अपने कमरे में चले गए। मेरी मौसी ने मुझे गले लगाया और मुझे थोड़ा सा पुचकारने के बाद वो भी कमरे में चली गईं। मैं सोच में पड़ गई कि अगर मेरी शादी के लिए पापा नहीं माने तो क्या होगा। मेरा मन बहुत उदास था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपना उदास मन लेकर वहीं चली गई जहां मैं उदासी में हमेशा जाया करती थी, और वो जगह थी मेरे घर के पास का एक पार्क, जहां पर मेरे पापा बचपन में मुझे लेकर जाया करते थे। मेरी वहां से बहुत सारी यादें जुड़ी थी, इसलिए मैं वहां चली गई और काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही। बैठे बैठे जब मेरा मन थोड़ा शांत हुआ तो मैंने सोचा कि अब घर चला जाए, नहीं तो मेरे पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं जैसे ही घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठने चली, उसी समय कुछ लड़कों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घेर कर खड़े हो गए। मैंने उन लोगों से कहा कि मुझसे दूर रहें, नहीं तो उनको पछताना पड़ेगा, पर वे सभी नहीं माने। सभी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। रात काफ़ी हो चुकी थी और वो जगह सुनसान थी। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठाने का प्रयास किया, पर मैंने अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया। मेरे इस तरह बराबर प्रयास करने से एक ने मेरे ऊपर चाकू से वार किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे मारने ही आए हैं। मैंने किसी तरह अपने आप को उनसे छुड़ाया और मौका पाते ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर आ गई। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं दबे पांव अपने घर के अंदर आ गई और फ्रेश होकर खिड़की के पास बैठी। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद मैं सो गई। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरा सर बहुत भारी लग रहा था। मैंने सोचा कि अपनी मौसी से अपना सर दबवा लेती हूँ। यही सोचकर मैं उनके कमरे में गई।
पर वो अपने कमरे में नहीं थीं। मैंने एक नौकरानी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मालिक के कमरे में गई हैं। मेरा दिमाग में फिर उसी रात वाले ख्याल आने लगे कि किस तरह मेरे पापा मेरी मौसी पर। मैंने अपने दिमाग से वो ख्याल हटाया और जैसे ही पापा के कमरे के पास पहुंची और अंदर झांका तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मेरी मौसी मेरे पापा की अलमारी से रुपए निकाल रही थीं, पर वो ऐसा क्यों कर रही थीं, इस बात का पता तो मुझे लगाना ही था। ये घर जितना मेरा है उतना ही मेरी मौसी का भी है, पर मौसी चोरी कर रही थीं। आखिर क्यों? उन्होंने पैसे निकाले और दबे पांव पापा के कमरे से निकलकर बाहर जाने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मौसी कहाँ जा रही हैं, और कुछ देर में मेरे इस सवाल का जवाब भी मुझे मिल गया। मौसी ने वो पैसे लिए और घर के पीछे गईं, जहाँ पर एक आदमी उनका इंतज़ार कर रहा था। उस आदमी ने हेलमेट पहन रखा था, पर जैसे ही मैंने उस आदमी का चेहरा देखा तो मेरी दिमाग की नसें सुन्न पड़ गईं। मुझे तो चक्कर सा आने लगा, क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने कल रात मेरे ऊपर चाकू से हमला किया था। मौसी ने उसे नोटों की कई सारी गड्डी पकड़ाई और वो तुरंत वहाँ से निकल गया। मेरी मौसी ने भी अपनी चौकन्नी नज़रें दौड़ाते हुए इधर उधर देखा और ये पक्का किया कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। उस आदमी के जाते ही मौसी घर में वापस आ गईं। मेरा तो ये सब देख के दिमाग ही खराब हो गया। अब मुझे एक बात समझ आ चुकी थी कि मेरे ऊपर कल रात जो हमला हुआ था उसके पीछे ज़रूर कोई मकसद है। अभी मैंने जो देखा है उससे यह साफ पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि मेरी मौसी ने करवाया था। पर वो मुझे क्यों मरवाना चाहती हैं, इसके पीछे क्या वजह होगी? एक पल के लिए मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात मौसी ने मुझे देख लिया हो, उन्हें लग रहा हो कि मैंने उनको और पापा को उस हालत में देख लिया है और उनका वो रिश्ता मैं आगे नहीं चलने दूंगी। शायद इसीलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहती हों, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त मैंने उन लोगों को देखा था तब ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि उन्होंने मुझे देखा हो। कल जब मैं अपनी शादी की बात की तो मौसी ने मेरे पक्ष में ही बात की थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं मौसी के किस रूप पर विश्वास करूं, क्योंकि जो मैंने अभी देखा है उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उससे साफ जाहिर हो रहा था कि मौसी मुझे रास्ते से हटाना चाहती हैं। मुझे तो अपनी मौसी से नफ़रत हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में पापा से बात करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा जिस तरह मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है उसी तरह शायद पापा को भी मेरी कही बात पर विश्वास ना हो। वैसे भी वो मुझसे नाराज़ हैं। सभी मुझसे यही कहेंगे कि जिस औरत ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है वो तुम्हें क्यों मारना चाहेगी। मुझे इस बात का मकसद जानना ही होगा, क्योंकि बिना मकसद जाने मैं इस बात को किसी से नहीं कह सकती। शाम को खाने की टेबल पर पापा ने मुझसे एक बात कही जिससे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा और विक्की का रिश्ता मंजूर है, लेकिन तभी उन्होंने एक शर्त भी रख दी। शर्त का नाम सुनते ही मेरी खुशी कुछ धुंधली सी पड़ गई। मैंने अपने पापा से पूछा, आपकी क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि शादी के बाद
विक्की को घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। मेरे बाद मेरा बिजनेस तुम दोनों को ही आगे बढ़ाना होगा। पापा की इस शर्त से मुझे कुछ राहत मिली। मुझे उनकी इस शर्त से कोई ऐतराज नहीं था। मैं मन ही मन बहुत खुश थी। मैंने जब इस शर्त के बारे में विक्की को बताया तो उसने मुझे मना कर दिया। उसका कहना था कि तुम्हारे घर में घर जमाई बनकर रहने से मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि एक दामाद के घर जमाई बनकर रहने से उसके आत्मसम्मान में कमी होती है। मुझे ये कभी गंवारा नहीं। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए ही मैं इस शर्त के लिए मानी हूँ। विक्की मेरी बात को समझने को तैयार नहीं था। मैंने भी थोड़ा गुस्से में बोला, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही परेशानी है तो तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? मेरी क्या गलती है कि मैं अपने पापा की एकलौती औलाद हूँ? मेरी इन कड़वी बातों को सुनकर विक्की का चेहरा उतर गया। मैंने किसी तरह से विक्की को समझाया और वो मान गया। कुछ दिनों बाद हमारी शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अभी तक मुझे अपनी मौसी की उस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर क्यों वो मुझे मरवाना चाहती हैं। मैंने इस बारे में विक्की से कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बिना बातों का मर्म जाने विक्की मेरे परिवार के बारे में कोई गलत धारणा बना ले। उसे तो हमेशा से यही लगता था कि मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। खैर, अब मेरी और विक्की की शादी हो गई। हम लोग अपने हनीमून के लिए विदेश गए थे। मैंने अपने हनीमून को बहुत एंजॉय किया। शादी के कुछ समय बाद से ही मेरा घर में मन नहीं लगता था। मैंने पापा से ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा, पर उन्होंने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि अभी तुम्हारे एंजॉय करने के दिन हैं और तुम अभी खूब एंजॉय करो। मैंने भी अपनी पापा की बात मान ली। मैं मन ही मन सोचती कि मुझे कितने अच्छे पापा मिले हैं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी और मेरे पेट में दर्द हो रहा था। विक्की मेरे लिए गर्म दूध लेकर आया था। मुझे दूध देकर विक्की बाहर चला गया। विक्की के बाहर जाते ही मेरी मौसी मेरे कमरे में आई और मुझसे दूध का गिलास छीनते हुए बोली, सोनम, दूध ना पीना, उसमें जहर मिला है। उनके इन लफ्ज़ों को सुनते ही मैं सक पक हो गई। मैंने उनसे कहा, जहर? वो भी मेरे पति ने मुझे दिया है। आप कैसी बात कर रही हैं? आप होश में तो हैं? मेरी मौसी ने मुझे कहा, मैं सच कह रही हूँ। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। इतना कहकर वो मेरे कमरे से वापस चली गईं। मुझे तो अपनी मौसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा मन तो कर रहा था कि अभी जाकर उनसे कह दूं कि मुझे मेरे पति नहीं बल्कि आप मारना चाहती हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी हकीकत से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ? मुझे तो ये लग रहा था कि मौसी मेरे और विक्की के बीच लड़ाई लगवाना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं उनकी हकीकत जानती हूँ। मैंने अपना मन शांत करते हुए दूध का गिलास उठाया, पर पता नहीं क्यों उस दूध को पीने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मौसी ने मेरे मन में एक शक का बीज डाल दिया था, जिसका समाधान मुझे खुद ही करना था। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मैं दूध का गिलास लेकर छत पर चली गई और एक कटोरे में उस दूध को रख दिया और नीचे चली आई। शाम को अंधेरा होने पर जब मैं छत पर वापस गई तो मैंने जो देखा उससे तो
मेरे होश ही उड़ गए। उस कटोरे का दूध गायब था, पर वहाँ किसी के होने का मुझे कोई संकेत नहीं मिला। मैंने पूरी छत पर अच्छे से देखा, पर वो दूध किसने पिया मुझे समझ नहीं आया। मैं जब छत से नीचे आ रही थी तो मुझे समझ आ गया कि मौसी मेरे और विक्की के बीच लड़ाई लगवा रही हैं, क्योंकि अगर उस दूध में जहर होता तो वहाँ कोई ना कोई मरा ज़रूर होता। मैं इतना सोचते हुए जब अपनी बालकनी में गई तो वहाँ पहुँचकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी बालकनी में एक बिल्ली मरी पड़ी थी। जब मैं उस बिल्ली के पास गई तो मैंने देखा उसके मुंह पर थोड़ा दूध लगा हुआ था। मैं तो एकदम हक्का बक्का हो गई। आखिर मेरे घर में क्या हो रहा है? मैं किसके ऊपर विश्वास करूं? कौन है जो मुझे मारना चाहता है? विक्की कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने जल्दी से उस बिल्ली को वहां से हटा दिया और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर विक्की मुझे क्यों मारना चाहेगा, जबकि मारना तो मुझे मौसी चाहती थी। तभी उन्होंने मेरे पीछे गुंडे भेजे थे। पर अगर ऐसा होता तो मेरी मौसी मुझे कभी न बताती कि इस दूध में जहर है। ये सब सोच सोच कर मेरा माथा फटा जा रहा था। मैंने काफ़ी देर तक इन सब ख्यालों से लड़ते हुए अपने मन को शांत किया और ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। तब मैं एक नतीजे पर पहुंची और मुझे समझ आया, जरूर ये सारी चाल मेरी मौसी की है। जब उन्होंने देखा होगा कि विक्की मेरे लिए दूध तैयार कर रहा है तो उन्होंने चुपके से किसी तरह उस गिलास में जहर डाल दिया होगा, और जब मैं वो दूध पीने चली तो उन्होंने मुझे आकर बता दिया, जिससे मेरा विक्की के ऊपर विश्वास कम हो जाए। कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। मेरी मौसी फिर से मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? अच्छा हुआ तुमने वो दूध नहीं पिया। बेटी, आज के बाद कभी विक्की पर भरोसा ना करना, नहीं तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। मैंने अपनी मौसी को जोर का धक्का देते हुए कहा, आपको क्या लगता है आप ये सब ड्रामा करके अपने आप को बचाना चाहती हैं? आपको लगता है मैं आपकी इन फिजूल की बातों में आ जाऊंगी? मेरी इस हरकत से मौसी मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने उनसे कहा, आपको हैरान होने की और मुझे घूरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी काली करतूतों के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे मेरे पति नहीं, आप मारना चाहती हैं, और उस दूध में जहर मेरे पति ने नहीं बल्कि आपने ही मिलाया था। इस पर मेरी मौसी कहने लगी कि बेटी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं कभी सपने में भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने को नहीं सोच सकती। मेरा दिमाग तो पहले ही मौसी के ऊपर खराब था। मैंने उनसे कहा कि अपना ये ढोंग अब बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सारी हकीकत पता है। मेरे जन्मदिन वाले दिन भी आपने ही मेरे पीछे गुंडे भेजे थे और मुझे जान से मारने की कोशिश करवाई थी। वो तो मेरी अच्छी किस्मत कि मैं वहाँ से बचकर आ गई। मेरी मौसी हैरान थी। मैंने कहा, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद देखा था कि कैसे आपने पापा की अलमारी से पैसे निकाले और घर के पीछे जाकर उन गुंडों को दिए थे। मेरी मौसी भी चीखते हुए कहा, हाँ, मैंने उन गुंडों को पैसे दिए थे, पर तुम नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्यों किया था। वो आगे एक भी शब्द बोलती तब तक मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, मैं आपके मुंह से एक भी शब्द झूठ नहीं सुन सकती। आप अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए। मैंने आपकी
इस घिनौनी हरकत के बारे में घर में अभी तक किसी को नहीं बताया है, क्योंकि आपने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं और मैं नहीं चाहती कि आपकी इन हरकतों की वजह से आपको इस घर से धक्के मार कर निकाला जाए। मैं चाहती तो आपको पुलिस के हवाले करवा देती, पर मैं आपको बख्श रही हूँ। मेरी मौसी मुझसे बार बार यही कह रही थी कि सोनम बेटा, मेरी बात एक बार सुन लो, पर मैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि मन कर रहा था कि उनका कत्ल कर दूं, पर मैंने अपने आप को समझाते हुए उनको अपने कमरे से धक्का मार कर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद करके लेट गई। अगले दिन विक्की ऑफिस से जल्दबाजी में घर आया और मेरे सामने कुछ कागज दिखाते हुए कहा कि सोनम, इन सभी कागजों पर जल्दी से दस्तखत कर दो। हम लोग तुम्हारे नाम पर एक नई ज़मीन ले रहे हैं, जहां पर जल्द ही एक नई फैक्ट्री खुलेगी। मुझे अपने पति विक्की पर पूरा भरोसा था। मैं जैसे ही उन पेपर्स पर दस्तखत करने वाली थी कि अचानक मेरे कमरे में नौकरानी चाय लेकर आई और जैसे ही वो टेबल पर चाय रखने लगी तो उससे चाय उन्हीं कागजों पर गिर गई। उस गर्म चाय से मेरा हाथ भी जल गया। विक्की ने उसे घसीट कर एक झापड़ मार दिया और कमरे से भगा दिया। वो बहुत भड़क गया था। मैंने विक्की को शांत होने के लिए कहा, पर उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने विक्की से कहा, तुम दूसरे कागज तैयार करवा लेना। विक्की अब जा चुका था। मैं अपने हाथों पर दवा लगाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरी मौसी उस नौकरानी से कह रही थी, बहुत अच्छा काम किया तुमने जो उन पेपरों पर चाय गिरा दी। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। ये सब देखकर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। मौसी की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थीं। मैं गुस्से से तिलमिलाई हुई मौसी के पास गई और उनका हाथ पकड़कर कमरे के पास लाई और उनसे कहा, आपने अभी जो कहा है मैंने वो सब सुन लिया। आप क्या करना चाहती हैं? आपको क्या चाहिए मुझसे? अगर आपको पैसे चाहिए तो आप मुझे बताइए। मैं आज ही पापा से कहकर आपको आपका सारा हिस्सा दिला दूंगी। आप आज ही मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। आपने मेरा जीना हराम कर दिया है। मौसी ने मुझसे कहा, सोनम, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने मौसी से कहा, आपको मैं बेवकूफ़ दिखती हूँ क्या? मैंने वो सब सुन लिया जो आप अभी नौकरानी से कह रही थीं। ये सब आपने ही करवाया है। मैं अच्छे से जानती हूँ मुझे नुकसान पहुँचाकर आपको क्या मज़ा आ रहा है। आप मेरी मौसी हैं कि दुश्मन? मेरे मुंह से ये सब सुनकर मेरी मौसी फूट फूट कर रोने लगी और मुझसे कहने लगी कि मुझे पता है तुम यही समझ रही हो कि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ, पर ऐसा नहीं है। तुम अभी सच्चाई नहीं जानती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बार बार कौन सी सच्चाई का राग अलाप करती हैं। मैंने भी बहुत गुस्से में पूछा, आज आप वो सच बता ही दो जो मैं नहीं जानती हूँ। मेरी मौसी ने कहा, ठीक है, शायद यही वो सही समय है जब तुम्हें वो सच जानना चाहिए। तुम बहुत ही इत्मीनान और हिम्मत करके मेरी बात सुनना, क्योंकि तुम जब ये सुनोगी तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, सर पर आसमान फट जाएगा। उसके बाद मौसी ने जो कुछ भी बताया मैंने सुना। उन बातों को सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा, क्या सच में
दुनिया इतनी ढोंगी और पाखंडी हो सकती है? मौसी ने बताया, जिस आदमी को तुम अपना सगा बाप समझती हो, वो तुम्हारा सगा नहीं बल्कि सौतेला बाप है, और जिन्हें तुम अपना नाना समझती हो, वो तुम्हारे सगे नाना नहीं हैं, और न ही मैं तुम्हारी सगी मौसी हूँ। मुझे तो उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे अपने साथ स्टोर रूम में ले गईं और वहाँ पर रखा हुआ एक बक्सा खोलकर मुझे दिखाया। उसमें रखी एक तस्वीर जो मेरे सगे नाना की थी और दूसरी तस्वीर जो मेरी माँ की थी। उन्होंने बताया, तुम्हारी माँ तुम्हारे नाना की एकलौती संतान थी। वो इस पूरी जायदाद की एकलौती मालकिन थी, पर उन्होंने अपनी मर्जी की शादी की थी, जिससे तुम्हारे नाना को बहुत दुख हुआ। पर बाद में तुम्हारी माँ की खुशी के लिए तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा की शादी को रजामंदी दे दी। दूसरी तरफ तुम्हारे नाना के दोस्त उनकी जायदाद पर नज़र गड़ाए बैठे थे। उन्होंने अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ से करने को सोचा था, पर ऐसा ना हो सका। इसलिए उन लोगों ने तुम्हारे नाना को तुम्हारे पापा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उनका ऐसा करना सफल नहीं हो पाया, तो उन्होंने तुम्हारे पिता की हत्या करवा दी। तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम्हारी माँ पागल सी हो गई। उस समय तुम सिर्फ कुछ महीनों की थी। तभी तुम्हारे नाना के दोस्त ने अपने बेटे की शादी की बात तुम्हारी माँ से करने के लिए कहा। तुम्हारे नाना ने भी तुम्हारी माँ की हालत देखते हुए इस शादी के लिए हाँ कर दिया। तुम्हारे नाना को नहीं पता था कि ये सब एक साजिश है। कुछ दिन बाद तुम्हारी माँ की और जिसे आज तुम अपना पिता मानती हो, उनकी शादी हो गई। जिनको तुम आज अपना नाना मानती हो, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे नाना के दोस्त हैं। और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हारे सौतेले पिता का प्यार हूँ। जब उनकी शादी तुम्हारी माँ से हुई तो मैंने इस बात का बहुत विरोध किया, पर उसने मुझे आश्वासन दिया, शादी तो सिर्फ एक ढोंग है ताकि तुम्हारी माँ की सारी दौलत उसके नाम हो जाए। उसने कहा, जैसे ही ये सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी, वो तुम्हारी माँ से छुटकारा पा लेगा और मुझसे शादी कर लेगा। मुझे भी उसकी इस बात पर यकीन हो गया। मैंने भी तुम्हारे सौतेले पिता पर नज़र रखने के लिए तुम्हारी केयर टेकर बनकर नौकरी कर ली। शादी के बाद तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ को ऐसी दवाइयाँ देने लगे जिससे उनकी दिमागी हालत खराब होने लगी और उनकी हत्या को खुदकुशी करार दिया। तुम्हारे नाना ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी इस दुनिया से चले गए। मरने से पहले तुम्हारे नाना ने सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर और तुम्हारी शादी के बाद आधी तुम्हारे और आधी तुम्हारे पति के नाम पर हो जाएगी। और अगर शादी से पहले तुम्हें कुछ हो गया तो सारी जायदाद अनाथालय के नाम पर हो जाएगी। ऐसी वसीयत बनाई। जब तुम्हारे सौतेले पिता को ये बात मालूम चली तो वो बौखला गया। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तो सोचा था कि एक बार जायदाद उसके हाथ लग जाए फिर वो तुम्हें भी मार देगा, पर उसे मजबूरी में तुम्हारा पालन पोषण करना पड़ा और एक अच्छे पिता होने का नकाब ओढ़ना पड़ा। उसने मुझे तुम्हारी सगी मौसी बना दिया, जिससे मैं तुम्हारी देखभाल करती रहूं और समय समय पर उसकी शारीरिक ज़रूरतों को भी पूरा करती रहूं। उस दिन तुमने मुझे गुंडों को पैसे देते हुए देखा था। उन गुंडों को भी तुम्हारे सौतेले बाप ने ही भेजा था तुम्हें मारने के लिए। वो पैसे देने के लिए भी उन्होंने मुझे कहा था,
मैंने अपनी मौसी से कहा, आप झूठ बोल रही हो। अपने पाप छिपाने के लिए आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। मैंने कहा कि माना कि आप जो बोल रही हो सब सच है, पर मेरा विक्की, क्या वो भी मुझे मारना चाहता है? जब मैंने उससे शादी के लिए कहा था तो आपने मेरा साथ दिया था और आप पापा के खिलाफ थीं। तब मेरी मौसी ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बाप ने पहले ही सारी बिसात बिछा रखी है। विक्की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सौतेले बाप का ही एक प्यादा है। तुम्हारे बाप के कहने पर ही उसने कॉलेज में एडमिशन लिया और तुमसे नज़दीकियां बढ़ाईं। उसने तुम्हारे पापा के कहने पर ही तुमसे प्यार का नाटक किया। शादी के बाद तुम्हारी आधी दौलत उसके नाम हो जाएगी। तुम्हारी शादी के बाद ही मुझे इस बात का पता चला कि तुम्हारा बाप ये चाल चल चुका है। उस दिन तुम्हारे बाप के कहने पर ही उसने तुम्हारे दूध में जहर मिलाया था और आज अगर मैंने उन कागजों पर चाय न गिरवाई होती तो उन कातिलों के मंसूबे कामयाब हो जाते। मुझे अपनी मौसी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैं वहाँ से अपने कमरे में चली गई। मैं अपनी माँ को याद कर कर के बहुत रो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर भरोसा करूं। अगले दिन विक्की ने मुझे अपने ऑफिस से फ़ोन किया कि वो किसी काम से शहर के बाहर जा रहा है और रात तक वापस आ जाएगा। मैं आज बहुत दिन बाद अकेले कमरे में लेटी थी। अचानक से मेरे कमरे को किसी ने खटखटाया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो बाहर मेरी मौसी थी। मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा पर वो मुझे धक्का देकर कमरे में आ गईं। वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटी प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं कोई पत्थर दिल लड़की नहीं थी कि कोई मेरे सामने हाथ जोड़े और मैं उसका तिरस्कार करूं। मैंने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि अभी अभी मैंने तुम्हारे पिता के हाथ में एक पिस्तौल देखी है और वो मुझसे कह रहे थे कि अब कल से सब कुछ मेरा होगा। अब मुझे किसी का डर नहीं। बेटी हो ना हो वो ज़रूर तुम्हें मारने के लिए ही ये पिस्तौल लाए हैं। तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वो जल्दी से मेरे कमरे से निकल गईं। मैं अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर लेट गई। काफ़ी देर तक लेटे रहने पर मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में मौसी की सारी बातें गूंज रही थीं। जैसे उस दिन उन्होंने मुझे दूध पीने से मना किया था, वैसे ही आज फिर उन्होंने मुझे सतर्क किया। मेरे मन में एक ख्याल आया कि यही सही मौका है अपने पिता को चेक करने का। मैंने अपने बिस्तर पर सारी तकिया लगा दी और खुद पर्दे के पीछे छिप गई। रात के करीब 1 बजे मेरा दरवाज़ा खुला और मेरे कमरे में अंधेरा था। किसी ने अंदर आकर एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं। जब गोलियों की आवाज़ बंद हुई तो मेरे पापा बोले, बस अब सब कुछ मेरा होगा। इतना सुनते ही पर्दे के पीछे से बाहर आई और अपने पापा को सामने देखकर दंग रह गई, क्योंकि ये गोलियां कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा ही चला रहे थे। मुझे सामने जिंदा देखकर तो वो ऐसे सन्न हो गए कि मानो उनके शरीर का खून जम गया हो। मैंने उनसे पूछा कि पापा आपने मुझे मारने की कोशिश की? के पास कोई जवाब नहीं था। वो बेबस होकर मेरे सामने खड़े थे। मुझे समझ आ चुका था कि मौसी ठीक कह रही थी। मैंने फौरन पुलिस को फ़ोन करके बुलाया। पुलिस ने आकर जब मेरे
कमरे की हालत देखी तो मुझे उनको कुछ ज़्यादा नहीं बताना पड़ा। मैंने अपनी मौसी को सामने बुलाया और उनकी गवाही से अपने नाना, अपने पापा और विक्की सभी को गिरफ्तार करवा दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।